और आज हमारे साथ सौरभ सर हैं। पिछले 25 ईयर्स में जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, जो ट्रेंड्स उन्होंने नोटिस किए हैं विद द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, एजुकेशन, एक्सपोजर, इंटरनेट का पेनिट्रेशन और उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एसएसबी एक ऐसा स्टेज है जहाँ की सफलता बच्चे के लाइफ को डिसाइड करती है। उन्हें लगता है कि हाँ, वो पहला स्टेप जो ऑफिसर की फीलिंग वाला होता है ना, वो फौज पहला एक्सपीरियंस बच्चे को देती है कि हाँ, नाउ दिस इज अ जर्नी, हाउ यू आर गोइंग। किस तरीके से वो भीड़ में से अलग दिख सकते हैं अपने नरेशन के टाइम पे। आपको क्या लगता है सर कि नरेशन में जो पीपीडीटी का नरेशन है डे 1 पे, उस पे सबसे ज़्यादा मेजर मिस्टेक्स बच्चे कहाँ करते हैं और उसको ठीक करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? ज्यादातर कैंडिडेट का क्या है कि इतनी मल्टीपल टाइम उनको इतना ज्यादा गाइड किया जा रहा है, इतना ट्रेन कर दिया जा रहा है कि वो मतलब कहते हैं ना, प्री कंसीव आइडिया लेके पहले से बैठे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट ओआईआर का होता है और आपने जैसे कहा वो उसको बहुत हल्के में लेते भी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सीडीएस निकाल दिया या एनडीए निकाल दिया तो उसमें काम हो जाएगा हमारा। सर, ओआईआर में आपके हिसाब से क्या ज़्यादा मैटर करता है? स्पीड अच्छी होनी चाहिए या एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए? आज तो जनजी का जमाना है। मुझे लगता है कि लाइफ में डिजिटलाइजेशन होने की वजह से आप बहुत कुछ जान रहे हैं पहले से। बहुत सारी चीज़ें आपने अप्स डाउन देखे हैं बैठ करके। आपने कोविड को एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत सारी डिजास्टर्स को मुझे लगता है कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। और हर इंसान को फाइट करना पड़ा उस दौरान, अपने परिवार के माध्यम से, रिलेटिव्स को लेकर के। तो मुझे लगता है कि आज आपके पास बहुत सारे वो लीडरशिप के रीजंस हैं आपके लाइफ में। एक हमारा एक बहुत टैलेंटेड और बहुत एनर्जेटिक लॉट है जो हमारे 10+2 की एंट्रीज वाले जो बच्चे हैं, वो अब उनके मन में थोड़ा सा एक फियर फैक्टर काम करता है कि प्रोसेस हमारे लिए भी वही है और जो भैया लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए भी वही है। तो वो कुछ बच्चे उसमें कुछ नर्वस भी हो जाते हैं। तो सर, इस चीज़ को वो कैसे परसीव करें कि वो सिस्टम भले सेम हो लेकिन वो आपके हिसाब से एडजस्टेड है? और बड़ा खूबसूरत कोऑपरेशन बच्चों का होता है उस समय, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लगेज को सपोर्ट करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। उसके मन में ये चीज़ होती है कि ये चीज़ मैं जब कर ले गया तो मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कर ले गया लाइफ में। उस विजन के साथ बच्चा वहाँ पे बढ़ता है। ओके, जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज ऑफ मेजर कल्सी क्लासेस। आप सबको पता है एसएसबी के बारे में, ये बहुत टफ प्रोसेस है। स्क्रीनिंग रेट बहुत कम होता है, फाइनल सिलेक्शन भी बहुत कम होता है। और जब तक आपको टेक्निकलिटीज़ पता नहीं होंगी, जब तक आपको बेसिक्स पता नहीं होंगे और उनकी एनफ प्रैक्टिस आपने नहीं की होगी, तब तक सक्सेस के चांस बहुत कम होते हैं। और जो इनोवेटिव चीज़ है वो इस प्रिपरेशन की ये है कि आप इंडिविजुअली इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते हो जब तक आप ग्रुप के डायनेमिक्स को नहीं समझोगे। तो आज इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और आज हमारे साथ सौरभ सर हैं। तो हम बात करेंगे सौरभ सर से कुछ क्वेश्चंस के बारे में, पिछले 25 ईयर्स में जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, जो ट्रेंड्स उन्होंने नोटिस किए हैं विद द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, एजुकेशन, एक्सपोजर, इंटरनेट का पेनिट्रेशन और उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो जुड़ जाइए साथ में और देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्टिव चीज़ें आपके लिए हैं जो कि आपको आगे हेल्प करेंगी। तो सौरभ सर, वेलकम टू दिस सीरीज़ और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, क्योंकि बहुत सारी क्यूरियोसिटी है सर बच्चों की और बहुत सारा कन्फ्यूजन भी हो गया है, क्योंकि इंटरनेट पे इतने सारे ओवर क्राउड हो गया है रिसोर्सेज का कि उससे बहुत कन्फ्यूजन हो गया है। सर वेलकम, जय हिंद टू यू, और आपकी परमिशन हो तो हम ये डिस्कशन स्टार्ट करें। सबसे पहले थैंक यू सो मच यू सर, एंड इट्स रियली ऑनर फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुका है। मुझे लगता है एसएसबी एक ऐसा स्टेज है जहाँ की सफलता बच्चे के लाइफ को डिसाइड करती है। बिल्कुल। और इस परिवर्तन से केवल बच्चे के अंदर बदलाव नहीं आते हैं, एक परिवार का डेवलपमेंट है ज़बरदस्त तरीके से, एक समाज का डेवलपमेंट है जिस गांव से आता है, जहां से आता है। जब एक बच्चा कमीशन ऑफिसर बनता है वो किसी भी एंट्री से बनता हो, एनडीए एंट्री से, सीडीएस एंट्री से, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक देश का बदलाव होता है, समाज के बदलाव से ही देश का बदलाव जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है एक बहुत अहम मसला है जिसपे डिटेल में और अच्छे से बात होनी भी चाहिए। और मुझे लगता है ये सबसे राइट टाइम भी है, बिकॉज एनडीए और सीडीएस के रिजल्ट्स आने वाले हैं लाइंड अप। तो मुझे लगता है कि इस समय बच्चों को सबसे ज़्यादा इसके बारे में ज़रूरत है। सर, सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारा पीपीडीटी है, क्योंकि स्टेज 1 आपको पता है 70% 80% रिजेक्शन रेट है और बच्चा वो परफॉर्मेंस दिखाई नहीं पाता अगर वो स्क्रीन आउट हो जाता है, उसका दूसरा वाला बैग खुलता ही नहीं है जिसमें उसके जीटीओ के कपड़े होते हैं। तो सर, सबसे ज़्यादा आपने विद दिस एक्सपीरियंस और इतने सारे बच्चों को इंटरेक्ट करने के बाद, रिकमेंडेड, नॉन रिकमेंडेड, स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, आपको क्या लगता है सर कि नरेशन में जो पीपीडीटी का नरेशन है डे 1 पे, उस पर सबसे ज़्यादा मेजर मिस्टेक्स बच्चे कहाँ करते हैं और उसको ठीक करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ कि जब एसएसबी की जर्नी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये किसी भी कैंडिडेट की लाइफ का सबसे खूबसूरत मोमेंट होता है। करेक्ट सर। एक बेहतर तैयारी होती है,
बच्चे बैग पैक करते हैं, जैसे आपने हाँ, कहा कि हर तरह के ड्रेस कोड होते हैं, इंटरव्यू का ड्रेस कोड है, जीटीओ का ड्रेस कोड है, साइकोलॉजी में सम टाइम वो ड्रेस कोड चेंज कर पाते हैं, हाँ, सम टाइम नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ जीटीओ। तो एग्जैक्टली मुझे लगता है सबसे अहम मोमेंट है हर कैंडिडेट के जीवन में जब वो फाइनली एसएसबी के लिए जाता है। आने जाने की टिकट्स गवर्नमेंट से मिलती है उन्हें, 3 टायर एसी उन्हें अलॉट होता है और उन्हें लगता है कि हाँ वो पहला स्टेप जो ऑफिसर की फीलिंग वाला होता है ना, वो फौज पहला एक्सपीरियंस बच्चे को देती है कि हाँ नाउ दिस इज अ जर्नी हाउ यू आर गोइंग एंड आपको जो पाना है ऐसा है। मुझे लगता है फर्स्ट मोमेंट जब होता है कि बच्चे जब एमसीओ पे पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन पे, और उस समय से ही जो उनका एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम मुझे लगता है बहुत सारे कैंडिडेट के लिए मोमेंट होता है जब वो फौजी जो है लोगों से फर्स्ट इंटरेक्शन पाते हैं, तो उनका जो मोटिवेशन लेवल होता है वहीं से बहुत हाई होता है, बिकॉज ये लोग हैं और फिर वो वेलकम करने आते हैं बहुत ही सिविलाइज तरीके से। बस आती है, फिर उसके अंदर कैंडिडेट्स जाते हैं और बड़ा खूबसूरत कोऑपरेशन बच्चों का होता है उस समय, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लगेज को सपोर्ट करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, सीट एक दूसरे को कंफर्टेबली देना कि हाँ हर बच्चा जो है कंफर्टेबली जो है वो सिलेक्शन सेंटर तक पहुंच सके। एग्जैक्टली तो मुझे लगता है कि ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़ की जर्नी यहीं से शुरू होती है कैंडिडेट के अंदर, और हर मोमेंट वो फील कर रहा होता है। वो बस जब चलती है सिलेक्शन सेंटर की तरफ तो बच्चा विंडो के पास बैठ करके कितनी सारी विजुअलाइजेशन, कितने सारे मोमेंट्स जीता है वो उस समय कि ये है जो मुझे करना है, अगर आज मैं इस चीज़ को कर ले गया, उसके मन में ये चीज़ होती है कि ये चीज़ मैं जब कर ले गया तो मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कर ले गया लाइफ में। उस विजन के साथ बच्चा वहाँ पे बढ़ता है। फिर आपके क्वेश्चन तक मैं आता हूँ। पहला पड़ाव ऑब्वियसली सिलेक्शन सेंटर में बच्चा पहुँचता है, PIQ की फॉर्मेलिटीज़ डन की जाती हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनायर की, थोड़ा बहुत बच्चे में अप्स डाउन होते हैं उस मूवमेंट पे। कभी कई बच्चे सेम डे PPDT का मौका पा जाते हैं कई एंट्रीज के माध्यम से कई सिलेक्शन सेंटर पे, बट कई डे 0 के तो रूप में उसको काउंट किया जाता है और डे 1 पे बच्चे जो है PPDT प्रोसेस के लिए जाते हैं। क्वेश्चंस आपका सटीक था, बट मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसको कनेक्ट करता हूँ बैकग्राउंड जर्नी से, बिकॉज ये मोमेंट इसलिए फील इनको कराना ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर बच्चा एक्सपीरियंस करेगा बहुत जल्द जब वो अपने SSB के लिए जाएगा। वो NDA के माध्यम से जाए, CDS के माध्यम से जाए या किसी भी टेक्निकल एंट्री के माध्यम से जाए। और ऑब्वियसली आपने कहा PPDT राउंड, ऑब्वियसली 2 स्टेज उसके हैं, जैसे कि हम बात करें OIR की, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जहाँ बच्चों को रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस फेस करने होते हैं। अराउंड 50-50 क्वेश्चंस दोनों ही टेस्ट में। टाइम कंपेरेटिवली कम मिलता है, 30-30 मिनट्स के टाइम मिलेंगे और आपके पास 50 के आसपास क्वेश्चन होंगे। स्पीड है यहाँ पे, और क्योंकि ये IQ का टेस्ट है तो बहुत मैटर करता है कि आप इस पार्ट में अपना बेस्ट दें। एग्जैक्टली और हर कैंडिडेट से हम चाहते हैं कि यहाँ की ग्रेड आपके लिए मैटर करती है। तो बहुत सारे बच्चे OIR पार्ट को भी लाइटली लेते हैं, तो ऐसा ना करें वो, क्योंकि सर वो बाद में PIQ पे भी ऊपर टॉप पे एग्जैक्टली वो चीज लिख के जाता है। वो एक साइकोलॉजिस्ट को, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर को, एक GTO ऑफिसर, सबको वो अफेक्ट करता है कि हाँ एग्जैक्टली कैंडिडेट है क्या रियल में। तो मुझे लगता है वो बहुत अहम है। तो हर कैंडिडेट बहुत लाइटली लेते हैं बच्चे इस बात को, प्रैक्टिस नहीं करते, क्लासेस नहीं करते हैं। उन्हें तो हम तो कॉन्फिडेंट है UPSC क्रैक किए हुए हैं और इससे एजुकेशन से आए, तो हमारे लिए तो बहुत आसान सा काम है वो। बट मुझे लगता है उसकी टेक्निकल प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी हैं, वो जितनी अच्छी होंगी, और आप ग्रेड्स अपने ज़रूर जानें, आप बार बार वर्बल नॉन वर्बल का टेस्ट दें एटलीस्ट, और उस टाइम इस लिमिट के अंदर आप उस चीज़ को करें, और टीचर से ज़रूर रिजल्ट को जानें कि एग्जैक्टली आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो स्कोर है, अप टू द मार्क है कि नहीं है। आफ्टर दैट ऑब्वियसली अब आता है आपका अहम प्रश्न, PPDT राउंड। सबसे पहले तो PPDT को ध्यान से समझे बच्चा। कहा ही गया है पिक्चर परसेप्शन, जो सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ कही गई है, और सेकंड कहा गया है डिस्कशन टेस्ट। तो ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप आता है कि आप पिक्चर को जो परसेप्शन है वो आपका सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ज़्यादातर कैंडिडेट का क्या है कि इतनी मल्टीपल टाइम उनको इतना ज़्यादा गाइड किया जा रहा है, इतना ट्रेन कर दिया जा रहा है कि वो मतलब कहते हैं ना प्री कंसीव आइडिया लेके पहले से बैठे हुए हैं। नेचुरल रिस्पॉन्सेस नहीं है। इमेज आते ही उनके दिमाग में एक फिल्मी कहानी सेट है पहले से ही, या कह लीजिए वो स्टोरी सेट है जो उनको ट्रेन कर दिया गया है, जिसके वही लिखना है और वही लिखना है। तो आप ध्यान रखें, टेस्ट की पहली लाइन ही है पिक्चर परसेप्शन। अगर आप पिक्चर को सही ढंग से परसेप्ट कर ही नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली, तो आपका नरेशन भी गड़बड़ होगा, और डिस्कशन में तो लाजमी सी बात है आप गड़बड़ कर ही जाएंगे। और ये बात हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की नहीं है, एक बेसिक ट्रेनिंग प्रॉब्लम का ये है कॉन्सेप्ट कि उन्हें बिल्कुल कहते हैं ना भर दिया जा रहा है कि आपको बस ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
और नरेशन के दौरान जैसे आपने कहा कि प्रॉब्लम कहाँ आती, यही आती जब आपका पिक्चर का परसेप्शन ही सही नहीं था। आप एक रटी रटाई प्री कंसीव्ड आइडिया वाली स्टोरी को लिख चुके हैं और आप खड़े होकर रट्टू तोते की तरह खट 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 उसको बिना किसी इमोशन के, बिना किसी फीलिंग के, और एग्जैक्टली जब आप रट्टू तोते की तरह कोई चीज़ बोलते हैं तो उसमें इमोशंस नहीं नजर आते हैं। और जो एसेसर आपके सामने बैठे हैं, लकली उसमें साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, जीटीओ भी हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी हो सकते हैं, वो मोमेंट बहुत स्पेशल है बिकॉज उस स्टेज के बाद आपको आगे के स्टेज में टेस्ट करना है, तो उनके लिए बहुत अहम हो जाता है कि इस पॉइंट पे हम कैसे कैरेक्टर को चूज कर रहे हैं। एक ऐसा कैरेक्टर जो फेक है, एक ऐसा जो प्री कंसीव आइडिया लेके आया है, आगे भी इसको एक्टिंग ही करनी है, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ रियल कैरेक्टर इन यू। तो ये बहुत अहम हो जाता है कि आप उस मोमेंट पे कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। दैट मीन पिक्चर को सही ढंग से परसेप्ट करें। और ऑब्वियसली आपके सबकॉन्शियस माइंड में लाइफ के बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। मुझे तो कभी कोई समझ में नहीं आता है कि एक कैंडिडेट क्यों किसी सिचुएशन को कॉपी करने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि आप एक ज़िंदगी जी चुके हैं, आपकी उम्र 16.5 ईयर्स है, आपकी उम्र 17 ईयर है, 18 ईयर्स है, 19 ईयर, आज तो जनजी का ज़माना है। मुझे लगता है कि लाइफ में डिजिटलाइजेशन होने की वजह से आप बहुत कुछ जान रहे हैं पहले से, बहुत सारी चीज़ें आपने अप्स डाउन देखे हैं बैठ करके, आपने कोविड को एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत सारी डिजास्टर्स को मुझे लगता है कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, और हर इंसान को फाइट करना पड़ा उस दौरान अपने परिवार के माध्यम से, रिलेटिव्स को लेकर के। तो मुझे लगता है कि आज आपके पास बहुत सारे वो लीडरशिप के रीजंस हैं आपके लाइफ में जो आप स्वयं से प्रेजेंट कर सकते हैं और एक रियल कैरेक्टर लेके आ सकते हैं जो एग्जैक्टली आपका है, जो रियल हीरो आप हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम ज़्यादातर हम देखते हैं कि कैंडिडेट की रियल पर्सनैलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है एग्जैक्टली, एंड दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि अब नरेशन हो या डिस्कशन हो, दोनों ही पार्ट के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं, सर स्टोरी राइटिंग में ग्रामर मिस्टेक तो नहीं हो गई। सर ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट उन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या आइडिया लेके आ रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप कितनी रियल स्टोरी ला रहे हैं जो आपके जीवन के, आपके एक्सपीरियंसेस से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट पे जाके जब आप स्टोरी लिखते हैं तो नरेशन भी आपका बहुत रियल दिखता है, और डिस्कशन में भी मुझे लगता है कि रियल पर्सनैलिटी निकल के आती है, जिसको एग्जैक्टली ऐसे सच चाहते हैं कि फर्दर आगे 4 डेज़ उनको हम लेके चले और उनकी साइकोलॉजी इंटरव्यू जीटीयू के माध्यम से उन्हें हम कॉन्फ्रेंस राउंड तक देखना पसंद करें। तो ये सबसे अहम चीज़ है अगर स्क्रीनिंग में बेहतर करना है तो। थैंक यू सो मच सर। दूसरा जो सवाल था वो था तो कुछ, लेकिन आपने जवाब उसका पहले ही दे दिया दूसरे में। फिर भी अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊं, दूसरा सवाल यही था कि किस तरीके से वो भीड़ में से अलग दिख सकते हैं अपने नरेशन के टाइम पे। तो बच्चे वैसे तो समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर आप कुछ और अगर थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहें, क्योंकि सर वो बड़ा क्राउडेड हो जाता है। सिंपल सी पॉलिसी है कि आपको रटना नहीं है, सिचुएशन को समझना है, खुद के किरदार को समझना है, और सबसे बड़ी बात कि खुद के अंदर के रियल हीरो को पहचानना है। जब तक आप खुद एक लीडर की तरह बिहेव नहीं करेंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी में किसी और लीडर को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके कैरेक्टर को एक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी रियल नहीं दिखेगा। हम आपके अंदर किसी रियल हीरो को नहीं तलाश रहे हैं, हम आपके अंदर एक रियल हीरो को तलाश रहे हैं, और रियल हीरो तो रियल ही होगा, वो आप ही हो सकते हैं, कोई और हो नहीं सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सिचुएशन में जो भी लिखें, जो भी बोलें, बस वो रियल होना चाहिए, और खुद को एक हीरो की तरह उस सिचुएशन में रखें और नेचुरली सिस्टमैटिक प्रोसेस से उस सिचुएशन को हैंडल करें। यही सिंसियरिटी एंड मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन होती है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वहाँ पे नहीं चाहिए होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट। सर राइट सर थैंक यू सर। जो अगला सवाल है वो क्योंकि स्क्रीनिंग ही बड़ा मेजर ऑब्स्टिकल है, तो नरेशन और इस पे हमने देख लिया। बहुत सारे बच्चों का डाउट OIR का होता है, और आपने जैसे कहा वो उसको बहुत हल्के में लेते भी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि CDS निकाल दिया या NDA निकाल दिया तो उसमें काम हो जाएगा हमारा। सर OIR में आपके हिसाब से क्या ज़्यादा मैटर करता है? स्पीड अच्छी होनी चाहिए या एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, या कहीं दोनों का एक देखिए इस टेस्ट में बड़ी सिंपल सी बात है कि दोनों ही ज़रूरी है सर। स्पीड भी अच्छी हो क्योंकि टाइम लिमिट्स हैं वहाँ पे, और एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए सर। और इसके लिए तो सिंपल मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। करेक्ट सर। और मल्टीपल टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल टाइम अपने रिजल्ट्स को देखेंगे OMR बेस्ड, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ अच्छी हो जाएगी। बट एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी बदलता हुआ स्क्रीनिंग सिस्टम भी हम देखने जा रहे हैं, जिसे हम CSS और OPAM के नाम से,
के नाम से जो है हाईलाइट कर रहे हैं, और 2027 से आपको वेल एग्जीक्यूटेड दिखाई भी देगा, 2026 तक ये बच्चों को रिलीफ है। तो देखिए CSS तो ये सच है कि वो कंप्यूटराइज सिलेक्शन सिस्टम है, वो पूरी तरह से OIR बेस्ड है, जिसमें 70 क्वेश्चन अभी भी आएंगे। हाँ, क्वेश्चन की संख्या कम हो रही है कंपेरेटिवली, बट 70 तो अभी भी आएंगे, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन ही रहेंगे। बट कहीं ना कहीं सिलेक्शन सिस्टम में एक सहूलियत और आई है कि जैसे अभी PPDT पे इतनी बड़ी बातें हम लोगों ने की, तो IQ सबसे अहम पार्ट था, मैंने हमेशा कहा, और IQ के साथ अगर OLQs का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाए तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न हमेशा बच्चों का रहता था कि लाइक सर PPDT पार्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे डाउट। तो मुझे लगता है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ये भी एक बड़ा इनिशिएटिव है, जिसको हम ऑफिशियल पर्सनैलिटी असेसमेंट मेजर के नाम से जान रहे हैं सर, जिसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे, कैंडिडेट को कंप्यूटराइज टेस्ट होगा पूरा का पूरा, और उसका उद्देश्य यही है कि इनके अंदर OLQs को देखना। तो PPDT भी उद्देश्य यही था कि बच्चे को देखना होता था कि इंटरव्यू के दृष्टिकोण से, साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से, GTO के दृष्टिकोण से, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्कशन में आप जा रहे थे, आप साइकोलॉजी की स्टोरी राइटिंग कर रहे थे, नरेशन आपके कॉन्फिडेंस को दर्शा रहा था कि ड्यूरिंग इंटरव्यू आप एक्सप्रेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि OPAM एक उसका डिफरेंट रूट तलाशा गया OLQs को देखने का, जहां मुझे लगता है कि अब जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, मुझे लगता है वो काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। तो अब एक तरीके से कह लीजिए कि OIR का रोल बढ़ गया एक तरीके से। हाँ सर, अब इसको बस नामकरण दूसरा कर दिया जा रहा है, तो अब मुझे लगता है कि आगे भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आज भी इसकी इंपॉर्टेंस और फर्दर भी इसकी बेहतर इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलेगी। राइट सर। सर अब आगे एक इंटरव्यू के पार्ट पे अगर हम बढ़ें तो पर्सनल इंटरव्यू का सर सेटअप ऐसा बनाया जाता है, डेलिबरेटली आपको एक रूम में बिठा दिया जाएगा, डेलिबरेटली, राइट, और वहाँ पे बहुत सारी किताबें, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, तो उसको देख के कैंडिडेट वैसे ही नर्वस हो जाता है। राइट। उसके बाद सर PIQ पहले से पहुँच चुका है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास, फिर वो बच्चा दरवाज़ा एंटर करता है, वहाँ तक आधा मुझे लगता है कि वो नर्वसनेस के मारे बेचारा परेशान हो जाता है। सर वो जब रूम में घुसता है तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर बहुत कुछ इंप्रेशन उसके PIQ से, उसके आने से, पहले इंटरेक्शन से बहुत कुछ इंप्रेशन वो बना लेते हैं। एग्जैक्टली। सर सबसे इंपॉर्टेंट 3 या 4 चीज़ें आपके हिसाब से क्या हैं जब वो बच्चा घुसे, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो बच्चा ध्यान रखे इन चीज़ों का? मुझे अपना टाइम थोड़ा सा याद आता है इस मोमेंट पे। आपने कहा कि अच्छे से रूम में बैठा देते, हमारे टाइम में हमें गैलरी में बैठना पड़ा था। अच्छा। तो वी डोंट हैव दैट ऑप्शन ऑफ रूम, और उस गैलरी में बड़ा दबाव होता था। हम लाइन में बैठे हुए थे और नेक्स्ट जा रहा था, हम पीछे से अलर्ट थे, फिर वो चला जा रहा था, इंटरेक्ट भी नहीं कर रहा था अपना। बट ऑब्वियसली सिस्टम जैसे बदला, आपने कहा कि कंफर्टेबली कैंडिडेट्स बैठते हैं। PIQ फॉर्म सबसे अहम चीज़ है, सिंपली सी बात है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है, दूसरी भाषा में आपकी जन्म कुंडली। सर तो जब उसको जन्म कुंडली कहा ही गया है तो आई थिंक आपसे रिलेटेड हर डिटेल वहाँ पर है। बिल्कुल सर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपने कर्म किया है उसका फल तो आपको भुगतना ही है। सम टाइम PIQ फॉर्म के अंतर्गत कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन चीज़ों को भी वो मेंशन करते हैं, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटल सपोर्ट की तो चीज़ होती नहीं है, तो एक्स्ट्रा कैरिकुलर में, स्पोर्ट्स में, हॉबीज़ में, इंटरेस्ट में, और करेज में, स्ट्रेंथ में, वीकनेसेस में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने की कोशिश जो एग्जैक्टली उनके लाइफ से जुड़ी भी नहीं होती है, या जिनके एक्सपीरियंसेस वो नहीं किए होते हैं। और उन PIQ के अंतर्गत उन्होंने क्या किया होता है, किसी और कैरेक्टर को फॉलो करके उसकी जर्नी और उसके एक्सपीरियंसेस को अपने इन्फ्लुएंस हो करके, हाँ, क्योंकि पहली बार जाते हैं। और ये जो छोटी ट्रेनिंग का प्रोग्राम है आजकल, मैंने इस पे तो कई बार 14 दिन का सर, हाँ, वो बड़ा अफेक्टिव है। वो तो लगता है कि जैसे बच्चे को कहते हैं ना प्रोसेस फॉलो करने गया है, प्रोसेस फॉलो करके बाद उसको एग्जैक्टली ये भी नहीं पता कि मैं क्या मिस्टेक किया, उसको फीडबैक भी नहीं मिल रही है, और उस फीडबैक मिलने की बात छोड़िए, मिल भी गया तो मान लीजिए उस पर काम करने का भी टाइम नहीं कैंडिडेट्स के ऊपर। तो PIQ फॉर्म भी वैसे ही है एग्जैक्टली। PIQ फॉर्म की फीलिंग बहुत मायने रखती है। करेक्ट। ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का जो है लेखा जोखा है, जिसको आपको बहुत गंभीरता, मैच्योरिटी, सिंसियरिटी और सबसे बड़ी बात ईमानदारी से आपको इसको फिल करना है। अब प्रश्न आपका अहम है कि इंटरव्यू के दौरान किन बातों का हम ख्याल रखें। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आप जब इंटरव्यू रूम में जा रहे हैं, ये तो आप अच्छे से समझो कि आपके सामने जो बैठा है बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। बिल्कुल। उसने हजारों कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रखा है, तो ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप काम रहिए, नॉर्मल रहिए, नेचुरल बिहेव करिए। आई नो इट्स वेरी टफ, कहना सब आसान है, बिकॉज हम उस एज में होते हैं, उस एक्सपीरियंस, इवन मेरे साथ भी ऐसा था कि आई एम ट्राइंग टू बी नेचुरल, बट वो हो नहीं पा रहा था। एक अजीब सा फियर फैक्टर, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हमें लगता है कि हम क्या ही हो जाएगा एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप इंटरव्यू हॉल में एंटर कर रहे हैं तो थोड़ा सा लंबी सांस लें, खुद को शांत करें, आइज़ क्लोज करें,
ईश्वर का नाम लें, माँ बाप को याद रखें और ये सोचें कि जो भी होगा सब अच्छा होगा और मैं अपना बेस्ट दूंगा। पहली चीज़ जो ज़रूरी है, जो आपके सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आप इंटर करते हैं। ऑब्वियसली एक अच्छे इंसान की तरह आपको गेट ओपन करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, चेयर को अपने बैक करना है, कंफर्टेबल होकर बैठना है। और इंटरव्यूइंग ऑफिसर कोई ऐसा क्रूएल बिहेव नहीं करता है, वेरी स्माइली पर्सनैलिटी, और वो आपको पूरी तरह से कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये दिमाग से निकालना है कि वो आपके साथ रूड बिहेव करेंगे। वो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और ऑफिसर्स सभी अच्छा बिहेव करते हैं। तो एग्जैक्टली आपसे वो स्माइल फेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। हो सकता है वो आपके इंटरव्यू से रिलेटेड प्रश्न ना हो। कभी कैंडिडेट क्या होता है, शुरू से ही पहुंच के बिल्कुल टेम्पो में सेट हो जाते हैं कि आने वाला हर प्रश्न मुझे बहुत ही एक ऑफिसर की तरह जवाब देना है। सबसे पहली बात, आप ऑफिसर हैं नहीं, आप एक नॉर्मल इंसान है अभी तक और वो आप बनने जा रहे हैं। तो आप जितना नॉर्मल बिहेव करें, मुझे लगता है उतना आपके लिए क्या है, अच्छा है। और पैशन और पागलपन में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक इंटेलेक्चुअल क्वालिटी जो हर कैंडिडेट को समझना चाहिए। तो कुछ नॉर्मल सवाल भी कभी कभी होते हैं, तो सबसे पहला पड़ाव उन नॉर्मल सवाल पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बिहेव करने की जरूरत नहीं है। अगर प्यार से पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है सर, आई एम कंफर्टेबल, थोड़ा सा सर जैसा जो रियल है, प्लीज, नहीं सर मैं आई एम फिट, आई एम ओके सर, डोंट डू दैट, बिकॉज वो आपके हाव भाव से वो समझ जाते हैं एग्जैक्टली कि आप कैसा कर रहे हैं, उनको पता है एग्जैक्टली। तो पहला मोमेंट तो ये कैंडिडेट को जो अच्छा करना चाहिए। दूसरा, रैपिड फायर राउंड बहुत अहम है और मुझे लगता है कि वो पहला राउंड बेहतर इम्पैक्ट क्रिएट करता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर, बिकॉज उससे कई एलक्यूज का पता चल जाता है, जहां आपका कंसंट्रेशन पार्ट समझ में आता है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं ये नज़र आता है। और एग्जैक्टली एक जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी में हम बात करते हैं ट्रू लीडरशिप की, उसका एक रियल एहसास उस पर्टिकुलरली जो है पार्ट से बच्चे का पता चल जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर पहले सवाल सुने। ज़्यादातर कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट सवाल में उनके आंसर प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट सवाल के ऑर्डर को ही भूल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक टाइम पे एक तरह से ब्रेन को इस्तेमाल करें। ब्रेन को अगर मल्टीपल टारगेट पे भेजेंगे आप, तो आप एक चीज़ को भी ग्रिप नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत जो है काम हो के पेशेंस के साथ अच्छे से सवाल को सुने और उसको ऑर्डर को सेट कर लें, उस ऑर्डर को क्रम से फिर जवाब भी दें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एसएसबी के लिए जा रहे हैं, आपको अपनी सराउंडिंग का बहुत पता होना चाहिए। ये एक बेसिक भी बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट्स को अपने ज़िले का नहीं पता, उसकी पॉपुलेशन का नहीं पता, एमएलए का नहीं पता, एमपी का नहीं पता, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर नहीं पता, हिस्टोरिकल बातें नहीं पता है, क्या फेमस चीज़ें नहीं पता है। बहुत सारी ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि आपको अपने सराउंडिंग की पता होनी चाहिए। ये भी आपके अंदर एक बेहतर अवेयरनेस और अलर्टनेस को दर्शाती है, जो हर कैंडिडेट को अपडेट करके जाना चाहिए, और ये आपको रैपिड फायर राउंड में भी अच्छा खासा मदद करेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि इस राउंड को भी आप बेहतर ढंग से करें। नेक्स्ट प्रोसेस में हो सकता है आप क्वेश्चन भूल जाएं, चीज़ें मिस हों, रुकना नहीं है, कॉन्फिडेंटली आपको अपने जवाब को जारी रखना है। और आप बहुत सारे एग्जांपल देते हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा किसी मोमेंट पे नहीं कर पाते हैं, बट वो फिर से खड़े होते हैं, अच्छा करते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी, ये भी एक अच्छी लीडरशिप को दर्शाता है कि आप इन सिचुएशन में कितने कंफर्टेबल तरीके से चीज़ कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, जो मुझे लगता है कि अगर बेसिक और इतना आप मेंटेन कर ले जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि मुझे बस ऑनेस्ट रहना है, मैं नेचुरली जैसा हूँ वैसा ही बताऊँ, मैं ट्रेंड होकर पपेट होकर बिल्कुल नहीं आया हूँ, मैं नेचुरली आया हूँ, मैं अपने दिल से अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा, डरना क्या है, लाइफ है, बहुत कुछ है आगे, और आप उसी पॉजिटिविटी के साथ बढ़े। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी बात से ही स्टार्ट करूंगा, जो आपने अभी कहा कि इंटरव्यू को लेके बच्चों का टेम्पो सेट हो जाता है। अब ये जब आपने कहा होगा तो इन लोगों को समझ में आया होगा कि हाँ क्या है, क्योंकि उन्होंने अगर ये भी पूछा हो कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो उसमें भी वो उसी जोश में करते हैं। सर इसी चीज़ को लेके हमारा थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट की स्टोरीज़ में भी ये सवाल आता है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो प्री कंसीव्ड स्टोरीज़ बना लेते हैं। अक्सर मैं सुनता भी हूँ बच्चों को कि सर मेरी 12th स्टोरी या ब्लैंक स्टोरी ये है, देख लीजिए, पहले से ही बना ली उन्होंने। ज़्यादातर वो ऐसे प्रिपेयर कर लेते हैं, ये थीम होगी तो ये बनाना है, ये 4 कैरेक्टर होंगे तो ऐसा बनाना है, लेडीज़ दिख रही हैं तो ऐसा बनाना है। तो सर ये कहाँ तक सही है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा करके वो कहीं खुद को डैमेज ना कर लें। नहीं, एक्चुअली देखिए इसमें भी कंडीशंस हैं। देखिए आपकी लाइफ की एक जर्नी है पूरी की पूरी, जहाँ आप एक स्टार्ट पॉइंट पे स्टार्ट होते हैं और अब तक आप एक स्टेज को जीते आए हैं। ये 11+1 ब्लैंक पिक्चर की भी कुछ कहानियाँ ऐसी ही हैं सर। ये एक जर्नी की तरह है जो बहुत कनेक्टिंग चलती है आपकी लाइफ से। अब ऐसा तो नहीं होता कि हर स्टोरी अलग अलग ऑब्जेक्ट पे भाग जाएंगे, तो हम आपकी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ऑलमोस्ट सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें स्टोरीज में कॉमन मिलेंगी, क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो उसके जो एक्सपीरियंसेस है ज़िंदगी को बहुत
ड्रास्टिक नहीं बदल जाते हैं, वो एक सिस्टमैटिक एक्सपीरियंस है। वो हर डिफरेंट सिचुएशन में कैसा हैंडल किया है चीज़ों को, और काफ़ी हैंडलिंग उसकी कॉमन भी आपको दिखाई देगी कई सारी स्टोरीज में, रियल जर्नी की जब बात करते हैं। और इसी जर्नी में वो आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं उस चीज़ को कनेक्ट करता है अपने जीवन के, क्योंकि ब्लैंक है, कुछ है तो है नहीं, तो उसका जो कहते हैं ना कि फोरकास्ट है, जो उसकी एक इमेजिनेशन है कि यार लाइफ में मेरे को मौका मिला तो इस चीज़ में मैं ऐसा कर जाऊंगा, ये चीज़ ऐसी कर दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा प्री कंसीव है, तो मैं बुरा नहीं मानता इस बात को, क्योंकि एग्जैक्टली एजेंडा तो सेट करना ही होगा, क्योंकि आप एक लीडर की तरह हैं, तो आप समाज में कुछ बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, आप किसी टेक्नोलॉजी के ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आप जो है किसी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में बहुत सारे आइडियाज़ और इनपुट ऐड करके कुछ करना चाह रहे हैं। तो देखिए, एक्सपीरियंस तो हर कैंडिडेट के पास है, किसी का इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में है, किसी का इंटरेस्ट जो है टेक्नोलॉजी में है, किसी का इंटरेस्ट जो है फोटोग्राफी में बड़े लेवल पे है, किसी का स्पोर्ट्स में है। तो मुझे लगता है कि ये उन 11 पिक्चर से कहीं ना कहीं कनेक्टिंग स्टोरी है आपकी 12th जो है। बस इंपॉर्टेंट ये ना हो कि 11 पिक्चर रटी रटाई चली आए और 12वीं पिक्चर आप एकदम रियल उठा के रख दीजिए, तो जो आपके पर्सनालिटी से कनेक्ट ही ना कर पाऊँ मैं। जब मैं कहानी पढ़ना शुरू करूँ फर्स्ट स्टोरी से लेके 11 तक, और 12वीं में जब मैं पहुँचूँ ना, तो आपकी पर्सनालिटी की मुझे क्लैरिटी मिल जानी चाहिए। तो फिर से वही बात आई जो मैंने अभी पीपीडीटी के दौरान एक्सप्लेन की थी, सेम चीज़, कि ये स्टोरी जितनी रियल होंगी, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के आधार पे होंगी। जो कुछ आपने किया होगा, वो किसी क्षेत्र विशेष में आपने किया हो, आपने स्पोर्ट्स में कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव किया हुआ है, आपने मेडिकल सपोर्ट में कुछ बेहतर किया है, कुछ सपोर्ट किया है, सोशल रिफॉर्म में आपने कुछ बेहतर किया हो, एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी को लेकर के आपका सोचना कुछ बेहतर है। आजकल तो बहुत सारी टेक्निकल एंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट एनडीए के कैंडिडेट तो बीटेक कर ही रहा है कंपलसरी तौर पे, और तो टीएस एंट्रीज को भी अटैच कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी से आप कुछ बेहतर बताना कहना चाहते हैं, तो अगर वो प्री कंसीव है तो वो बुराई नहीं है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि बाकी जो रेस्ट 11 पिक्चर होनी चाहिए वो उसी तरह से कनेक्ट दिखाई दे। ऐसा ना हो कि 11 पिक्चर रट्टू तोते की तरह आपने जो है जो बना रखा है वो आपने, और 12वीं में आप इनोवेशन लेके आ रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर इनोवेशन लाना है, रियलिटी रखनी है, तो 12 के 12 पिक्चर में रखिए, वो आपके लिए बेहतर। मतलब बेसिकली सर एक कॉन्ग्रुएंसी बननी चाहिए। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है कि कहानी की तरह हो कि बीच में कहीं स्पाइक मार दिया, उसके बाद फिर से कुछ ऐसा हो गया। सबसे बड़ी चीज, बच्चों को कभी कभी ये लगता है कि बस स्टोरी लिख देना है। नो, दिस इज नॉट अ टास्क। मैं भी आपकी स्टोरी पढ़ रहा हूँ, मुझे भी इंटरेस्ट चाहिए। ऐसा ना लगे कि मैं किसी फिक्टिशियस कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहा हूँ। ये तो ये कैरेक्टर उसका पीआईक्यू फॉर्म में देखता हूँ, वो अलग दिखाई देता है। जब मैं उसकी स्टोरी पढ़ता हूँ, मुझे वो अजीब सा दिखाई देता है, तो मेरे लिए भी वो इंटरेस्ट नहीं बनेगा। मैं आप में इंटरेस्ट क्यों लूंगा? सही बात है। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं आप में इंटरेस्ट क्यों लूंगा? इसी पॉइंट पे लूंगा जब मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर जब आपका पढ़ा मैंने, आपने इकोनॉमिकल बैकग्राउंड दिखाया, सोशल बैकग्राउंड दिखाया, फिनेंशियल बैकग्राउंड देखा, पेरेंटिंग मैंने देखी, आपका एरिया, क्षेत्र, कस्बा देखा, आप कहाँ से आते हैं, सब कुछ मैटर करता है। आप लाजमी सी बात है कि छोटे गांव से आ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि आप प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते, बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता, बट आप हमेशा बात जो है इंटरनेशनल कर रहे हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा वो चीज़। अगर आप गांव की क्रिकेट खेलते हुए आए हैं एक आम से मैदान में, और आप मुझसे सीधा स्टेडियम की बातें कर रहे होंगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एग्जैक्टली वो कितनी भी एक्सपर्टीज से वो काम आप कर रहे हैं, दैट्स नॉट रियली गुड। एग्जैक्टली, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बैकग्राउंड है, जो आपकी जर्नी है, जो आपका इकोनॉमिकल स्टेटस है, अगर चीज़ें उससे कनेक्टिंग मुझे दिखाई देती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें रियलिटी और इस कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए। मतलब जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड आपका है, आप उसी में इनोवेटिव चीजें सोचिए, तब मुझे लगेगा कि वो द रियल पर्सनैलिटी, क्योंकि इस असल में आपने वही जिया है और वो निकाल के लाएंगे, तो मुझे आपके अंदर एसएसबी सिलेक्शन सिस्टम अगर आप ध्यान से पूरा समझें, फौज के अंदर भी एक बेहतर योद्धा चाहिए, बेहतर ऑफिसर चाहिए, जो कभी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हो सकते हैं, या कह लीजिए इन्फेंट्री पार्ट पे जा सकते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारी भी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि वो कैंडिडेट में वो चीज़ हो, और जब हमें वो रियल में दिखती है, तो हम उसको बिल्कुल प्रोसेस करते हैं, आगे करते हैं और जाने का मौका देते हैं। राइट सर। नेक्स्ट पार्ट में सर, क्योंकि पूरे एसएसबी में ज़्यादातर आप देखिए तो वर्बल कम्युनिकेशन तो है ही, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको आम भाषा में बच्चे बॉडी लैंग्वेज से समझते हैं। तो सर OIR के बाद जब वो जाते हैं डिस्कशन रूम में, बोर्ड वहाँ पहले से बैठा होता है, 3 ऑफिसर्स एटलीस्ट पहले से बैठे होते हैं। तो सर ये जो बॉडी लैंग्वेज वाला पार्ट है, इसका कितना इंपॉर्टेंस है, और क्या रेड फ्लैग्स ऐसा बोर्ड आइडेंटिफाई करता है जो अगर एक बच्चे में दिख रहा है तो शायद उसका चांस बहुत कम है स्क्रीन इन होने का, और या फिर अगर हो गया है तो फिर कॉन्फ्रेंस इन होने का, रिकमेंड होने का? इसका सीधा एग्जांपल आप इसी से लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट को आप बहुत बोलते हुए देखते हैं स्क्रीनिंग में, और वो रेकमेंड नहीं होते, दैट मीन वो स्क्रीनिंग नहीं होती। हाँ बिल्कुल सर। बहुत सारे कैंडिडेट आप देखते होंगे साइलेंट ही रह गए, उसके बावजूद जो है वो स्क्रीनिंग हो रही है, क्योंकि उसका नरेशन पार्ट अच्छा था,
उसने OIR में अच्छा किया हुआ है और वही कारण बना उसके स्क्रीनिंग होने का। तो आप कहेंगे क्या सर बोलने का कोई मतलब ही नहीं है? नहीं, यहीं पे आता है आपका बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बनी उस कैंडिडेट के सामने कि वो ट्राई किया बट वो अपनी बात नहीं रख पाया, क्योंकि इतना फिश मार्केट, इतना क्राउडी, इतना एग्रेशन था कि उसके लिए टेक्निकली उसमें जो है खुद को उसी रूप में ले जाना ठीक नहीं लगा। ये पेशेंस भी बहुत बड़ी चीज़ है। बहरहाल ये कोई बहुत पॉजिटिव फ्लैग नहीं, आपको बोलना तो है ही, मतलब वो आपको इन्वॉल्व होना है। अब आता है बात की बॉडी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस है। आप बचपन में याद रखें कि जब आपके दादा दादी, बाबा, अम्मा हर बात पे जब आप छोटे थे तो आपको टोका जाता था कि ऐसे चलिए, ऐसे खड़े होइए, ऐसे बात करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं, क्योंकि चाइल्डहुड हमारा नेचर होता है कि हम कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कुछ भी एक्ट करने लगते हैं, एक नेचुरल फिनोमेना है। तो मुझे लगता है कि वो हमारे संस्कार होते हैं, हमारी अपब्रिंगिंग होती है जो हमारे पेरेंट्स के माध्यम से हमें दी जाती है, और उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है कि इंसान के तौर पे जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही है जो आपका पहला इम्पैक्ट क्रिएट करती है। शायद तब तक आप कुछ बोले भी नहीं होते उस बारे में। तो बॉडी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और एक फ़ौजी लाइफ में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपको ऑफिसर्स के बीच रहना है, सीनियरिटी है, जूनियर हैं आप, वो सारी वैल्यूज़ आपको वाकई में एक लीडर बनाने की राह पे ले जाते हैं। कहते हैं एक अच्छा कमांडर बनने से पहले कमांड लेना भी सीखना पड़ता है, बिल्कुल सर। तब आप किसी को कमांड कर सकते हैं, और कमांड लेना ही आपकी बॉडी लैंग्वेज है एग्जैक्टली। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, और पहला जैसे आपने कहा कि स्टेप है, पहला मौका है, तो वो बिल्कुल देखना चाहते हैं सीरियस नोट में कि फर्दर इसकी बॉडी उस जेस्चर पे है भी कि आगे बढ़ाया जाए कि ना बढ़ाया जाए, क्योंकि इंटरव्यू में वो रूप आपका दिखेगा। ड्यूरिंग साइकोलॉजी आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करती है इनडायरेक्टली साइकोलॉजी के भी माध्यम से, कि आप किसी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं, कहाँ आप एग्रेसिव हो जा रहे हैं ओवर, कहाँ आप काम हैं, सॉफ्ट हैं, क्योंकि एग्रेशन नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए हर सिचुएशन में। ड्यूरिंग GTO आपको ग्रुप टास्क में जाना है, ग्रुप बिहेवियर बहुत मैटर करता है, उसमें बॉडी लैंग्वेज ही तो पहला जो है सारा रोल प्ले करता है। तो आप ये समझें कि उस दौरान एसर के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। कुछ बेसिक चीज़ों का ख्याल रखें, आपका सिटिंग पोस्चर अच्छा होना चाहिए, चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल रखें और रिलैक्स रहें, दूसरों को भी मौका दें, किसी को फालतू फिंगर ना करें, इंडिकेट ना करें, ऑकवर्ड सिचुएशन ना क्रिएट करें, विदाउट रीज़न लाफ ना करें वहाँ पे किसी के ऊपर। तो मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नोटिस की जाती हैं, तो अगर इन बातों का ख्याल रखा जाए तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। थैंक यू सर फॉर दिस। सर जैसा अभी हम लोग PIQ के बारे में भी बात कर रहे थे, तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे हैं भी ऐसे जो आपके पास आते भी हैं कि सर गैप ईयर हो गया था हमारा, वो किसी भी रीज़न की वजह से JEE की प्रिपरेशन या NDA की प्रिपरेशन के लिए, या कई बार ऐसा होता है जो ग्रेजुएट एंट्रीज़ में हमारे बच्चे हैं कि 1-2 साल से वो तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पाया है। तो ये गैप ईयर को लेके बच्चे बहुत परेशान होते हैं, और ये जो सवाल इंटरव्यू ऑफिसर का ये होता ही होता है फिक्स है कि किया क्या आपने इस ड्यूरेशन में, और ये तो नहीं कह सकते कि हमने प्रिपरेशन की है। तो इस चीज़ को सर कैसे टैकल कर सकता है एक बच्चा जो गैप ईयर आ जाता है, उसके PIQ से वो दिख तो जाता है, छुपा हो सकता नहीं है। देखिए, सबसे पहला सुझाव तो मैं ये देना चाहूँगा कि गैप ईयर नहीं होना चाहिए। सर आप 10+2 कंप्लीट कर रहे हैं, आज के टाइम में गवर्नमेंट आपको अपीयरिंग में ही अपॉर्चुनिटी दे रही है, आप चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे हैं या फिर 10+2 लेवल पे हैं। तो अच्छी बात यह है कि आप 10th के बाद ही एक्टिवेट हो जाएं, या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बाद, अगर आपका NDA लक्ष्य है, TS एंट्रीज लक्ष्य हैं, तो 10th के बाद एक्टिवेट हुई, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 2-2 चांस आप जो मिस कर जाते हैं वो आपको मिलेंगे, और गैप ईयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपीयरिंग में आप एग्जाम को क्रैक करेंगे और फर्दर ग्रेजुएशन अपना NDA में ही कंप्लीट होगा। और ग्रेजुएशन एंट्री में भी ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वहाँ भी स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन कि सर इन सब के बावजूद गैप ईयर बन गया है तो अब क्या, क्योंकि हमारे देश में एक फिनोमेना है कि 10+2 के बाद तैयारी करना है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर लगातार अवेयर कर रही है कि प्लीज़ आप समझें अपीयरिंग में एग्जाम्स है, तो जितना आप स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, और 11th-12th का सिलेबस सब कुछ है, अगर वो आप बेहतर कर पाएंगे तभी बेहतर होगा। बट इन सब के बावजूद सोशल अवेयरनेस की कमी और लोगों की सुस्ती भी मैं कहूँगा इस पॉइंट पे, कि वो 10+2 के बाद ही अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करते, तब तक कई चांस वो मिस कर चुके भी होते हैं। अब उन्हें लगता है कि प्रिपरेशन प्रायोरिटी है, तभी मैं ग्रेजुएशन पर ध्यान दूँ, कि मैं अपनी NDA के प्रिपरेशन पर ध्यान दूँ या CDS की प्रिपरेशन पे फोकस करूं। तो इस केस में तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले बात कि आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री रोकनी नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए साथ ही साथ, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट एक रीज़न होगा ये कहने का कि सर आई एम डूइंग ग्रेजुएशन एंड पैरेलली आई एम फोकसिंग फॉर द NDA एग्जामिनेशन। वहाँ भी वही है कि सर आई एम ऑब्वियसली डूइंग माई जॉब, कुछ जॉब आप शुरू कर सकते हैं एज ए ग्रेजुएट एस्पिरेंट, अगर आप क्लियर कर चुके हैं ग्रेजुएशन, एंड पैरेलली आई एम पार्टिसिपेटिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन।
तो मुझे लगता है कि वहाँ आपको एक रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। तो जो गैप का है, सिंपल सा है कि गैप होने ही ना पाए, लेकिन अब इन केस गैप हो गया है तो उस केस में आप जरूर ये कह सकते हैं कि सर इस बार हम जैसे कि ऑनेस्ट आंसर ये हो सकता है कि सीयूटी एग्जाम में हम नहीं बैठ पाए सर, एंड बिकॉज ऑफ दैट अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे ऑप्शंस नहीं मिले, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम, ये एनडीए वालों के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ एग्जैक्टली। एंड ग्रेजुएट एंट्री में तो मतलब गैप देने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप ये जरूर कह सकते हैं कि हम वर्किंग समवेयर, आप ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, कुछ तो एक ऐसा प्रोफेशन अपने लाइफ के साथ ऐड करिए जो आपको दिखाई दे कि आप इनोवेटिव हैं, क्रिएटिव हैं, आप में वो लीडरशिप है। ऐसा तो नहीं कि बैठ के हम तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है। पर्सनैलिटी का टेस्ट बैठ करके तो नहीं डेवलप होता है, उसको जो आप डिफरेंट सिचुएशंस में ले जाते हैं, उसको मल्टीपल जो है सिचुएशन में इन्वॉल्व करते हैं, तब जाकर कोई रियल पर्सनैलिटी तो डेवलप होती है। तो मुझे लगता है कि दोनों को इस बात का ख्याल रखना है। हो सकता है यहाँ थोड़ा झूठ भी हो सकता है, बट मुझे लगता है कि ये झूठ भी सही है एक तरह से, और ये अगर आप लाएंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर इम्पैक्ट। और सर ग्रेजुएट्स के लिए तो बहुत सारा स्कोप है, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, बहुत सारी स्कोप है, और कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये जो लेथार्जिक बैठ जाते हैं मैं बैठ के प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये बहुत ऑकवर्ड है। और मुझे लगता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी जा रहे हैं। अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन का किसी टास्क का हिस्सा ही नहीं बन पा रहे हैं तो एग्जैक्टली आप में क्या वो एलक्यूज डेवलप होंगे। तो मुझे लगता है आज के डेट में हर कैंडिडेट को इस तरह से भी अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। और बीटेक कैंडिडेट्स का बड़ा एग्जाम्पल है, हम कह रहे हैं बीटेक इंट्रीज भी हमारे देश के अंदर, हम टीजीसी की बात करें, एसएससी टेक की बात करें, नेवी एसएससी टेक की बात करें, वो कैंडिडेट्स तो नहीं सिटिंग करते, वो तो ग्रेजुएशन अपना जैसे मतलब बीटेक कंप्लीट होता है, उसके बाद कहीं उनकी जॉब चलती होती है, उसके बाद भी तो ट्राई कर रहे होते हैं और रिकमेंड होता है, हमारा रिजल्ट इनमें वही। और एग्जाम्पल हम ये नहीं दे सकते कि सर हमने तो सिंपल बीए किया हुआ, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमने सिंपल बीएससी किया हुआ, तो ये मुझे लगता है गलत है। आपको भी थोड़ा सा एंगेज होना चाहिए। बिल्कुल सर, आई थिंक ये बात बच्चे समझ पाएंगे कि ये कितनी, ये बहुत बड़ी बात है, इसको लोग कैजुअली ले लेते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअस प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी, वो फिर प्रॉब्लम यहाँ क्या है ना, एसएसबी टेस्ट को भी लोग सब्जेक्ट की तरह देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि एक सब्जेक्ट है ये, बट ये भूल जाते हैं कि एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज का टेस्ट है। करेक्ट सर। और ये ओएलक्यू, ये पर्सनैलिटी एक जगह बैठ करके बंद कर लेने से नहीं डेवलप होती हैं। जब आप उनको रियल टाइम सिचुएशन में लाते हैं लाइफ के, तब रियल में समझ में आता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। करेज, स्टैमिना, डिटर्मिनेशन कहने की चीज़ नहीं है, वो सिचुएशन में आती है, वो दिखनी चाहिए। इनिशिएटिव लेना, लीड करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, तो ये कहने की चीज़ नहीं है। एडजस्टमेंट, अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, ये अकेले बैठने से थोड़ी ना आएगा। फैक्टर 2 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जब तक आप रियल टाइम सिचुएशन में जा ही नहीं रहे हैं तो आप कैसे वो कोऑपरेशन फैक्टर, एडजस्टमेंट और अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं। पावर ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी की बात हो रही। भैया कुछ निकलोगे करोगे तब तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और पावर ऑफ एक्सप्रेशन दिखेगा। अब आप क्या ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन की स्पेलिंग तैयार कर रहे हो या उसका मीनिंग समझ रहे हो? तो ये रटना नहीं है वेलक्यूज, इनको आत्मसात करना है आपको अपने लाइफ में, और वो तभी संभव हो सकता है जब आप रियल टाइम सिचुएशन में खुद को ले जाएं, उस तरह से पार्टिसिपेट करें, ऑटोमेटिकली चीज़ें डेवलप होती हैं। राइट सर। सर अब एक हमारा एक बहुत टैलेंटेड और बहुत एनर्जेटिक लॉट है जो हमारे 10+2 की एंट्रीज वाले जो बच्चे हैं, वो अब उनके मन में थोड़ा सा एक फियर फैक्टर काम करता है कि प्रोसेस हमारे लिए भी वही है और जो भैया लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए भी वही है, तो वो कुछ बच्चे उसमें कुछ नर्वस भी हो जाते हैं। तो सर इस चीज़ को वो कैसे परसीव करें कि वो सिस्टम भले सेम हो लेकिन वो आपके हिसाब से एडजस्टेड है? मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक चीज़ कहा कि किसी सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है सर, एक पर्सनालिटी का टेस्ट है सर। तो ऑब्वियसली पर्सनालिटी के टेस्ट के पैरामीटर अलग अलग तो हो नहीं सकते हैं सर। सीडीएस से जाएंगे तब भी लेफ्टिनेंट बनेंगे, और एनडीए और टीएस से जाएंगे तब भी लेफ्टिनेंट बनेंगे सर। तो लाजमी सी बात है कि पोजीशन तो सेम है सर, पोजीशन में तो डिफरेंस है नहीं सर। वो भी ग्रेजुएट होकर के फौज के अंदर आ रहे हैं, आप भी ग्रेजुएट होकर के ही फौज के अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दें कि दोनों की थॉट प्रोसेस, सोच में कोई डिफरेंस देखते हैं। मुझे लगता है कि हाँ, इस उम्र में ही आपसे वो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप में वो सिंसियरिटी हो। कल को 3 साल 4 साल की ट्रेनिंग के बाद जब आप ऑब्वियसली फौज का हिस्सा बने अकेडमी से निकल करके, तो इक्वल पैरामीटर मेंटेन करें, जो कि सीरियस एंट्री से भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो कोई सब्जेक्टिव नहीं है कि इनके लिए वो है उनके लिए वो है। एक पर्सनालिटी का टेस्ट है और पर्सनालिटी का टेस्ट सबके लिए सेम ही होता है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। और बेसिक डिफरेंस है भी ड्यूरिंग इंटरव्यू। अगर आप देखें तो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड्स में चेंज आते हैं, जैसे 10+2 एंट्रीज के लिए जो हैं और ग्रेजुएशन लेवल पे जो क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग साइकोलॉजी टेस्ट हम देखें तो स्टोरीज में भी डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो होती है ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इन कंपैरिजन टू 10+2 एंट्री कैंडिडेट्स ओवरऑल। एंड ड्यूरिंग जीटीओ
ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेंथ और अच्छी होती है 10+2 लेवल पे, तो वहाँ तो मैं नहीं कहूँगा एक्सपेक्टेशन करना है किसी एंगल से कि आपके चेंजेस हों, बट ओवरऑल आप देखें तो ये ठीक है। और पर्सनैलिटी का टेस्ट जो है तो मुझे लगता है दोनों का सेम होने से कोई दिक्कत नहीं, बस आप अपना बेस्ट दीजिए। यस सर, एक OIR को लेके थोड़ा सा सवाल जो होता है वो जो हमारे 10+2 एंट्रीज हैं उनके मन में भी थोड़ा ये होता है कि उसको वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या वो करें कि उससे इम्प्रूवमेंट हो जाए उनके लिए, क्योंकि ग्रेजुएट्स को तो ऐसा लगता है उनके पास थोड़ा बेटर एक्सपोजर है, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन 10+2 वाले जो बच्चे होते हैं स्पेशली जो अपीयरिंग अटेम्प्ट में होते हैं वो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर उनको मिल नहीं पाता है, तो सर वो OIR को स्पेसिफिक कैसे तैयार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए OIR इतना बड़ा एजेंडा भी नहीं है एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि एक मैथ स्ट्रीम का जो बच्चा है वो ऑलरेडी बहुत बेटर है और उसमें वो रेंज है, साइंस से पढ़ाई कर रहा है, तो IQ उसका ऑलरेडी अच्छा है, देयर इज नो क्वेश्चन मार्क। हाँ, बस ज़रूरत है कि जिस तरह के क्वेश्चन वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में आ रहे हैं उनके थोड़े कॉन्सेप्ट को आप पढ़ के जाएं, दैट उनके मेथड्स को, ट्रिक्स को। अगर एक अच्छे टीचर से पढ़ लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे लगता है कि अच्छा गाइडेंस आपको सपोर्ट करेगा। और मेजरली मुझे लगता है इस चीज़ में टेस्ट में अपीयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें टाइम प्रेशर गेम काफ़ी है। तो अगर टेस्ट में मल्टीपल टाइम बैठेंगे तो मुझे लगता है कि खुद को बेहतर बना पाएंगे और अपने ग्रेड्स को भी OIR में बेहतर कर पाएंगे। और इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 10+2 लेवल पे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, ये डिपेंड है कि आप उन कॉन्सेप्ट पे और उस तरह के क्वेश्चंस पे काम करके गए हैं कि नहीं, करके जाएंगे तो बेहतर होगा। यस सर, ये तो कुछ स्पेसिफिक रहे हमारे SSB से रिलेटेड डाउट्स, एंड आई एम श्योर कि बच्चों को और क्यूरियोसिटी होगी जो बच्चों को पूछना भी चाहिए, हम ऐसे सेशन दोबारा भी करते रहें। लेकिन कुछ सवाल और हैं मेरे सर जो कि SSB के बाद, क्योंकि जर्नी अभी वहाँ पे ठीक है एक सक्सेस मिल गया, लेकिन आपको पता है कि फिर मेडिकल मेरिट ये चीज़ें हैं सर। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे कैंडिडेट्स रिकमेंड होके वो मेडिकल में वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो सर क्या कुछ कॉमन ग्राउंड्स हमारे रहते हैं जहाँ बच्चे रिकमेंड हो जाते हैं, और अगर उनको पहले से वो पता हो तो वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? राइट, ये एक बड़ा मसला है और मुझे लगता है कि बहुत दुखद भी है। जब आप पूरी जर्नी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फाइनली 1 ईयर का प्रोसेस होता है ऑलमोस्ट आपके लिए, रिटन देना, फिर उसके बाद SSB का हिस्सा बनना, मेडिकल प्रोसीजर का हिस्सा बनना, और फाइनली ये पता चलना कि मेरिट लिस्ट में नाम तो है बट आई एम नॉट मेडिकली फिट। तो मुझे लगता है कि एक कैंडिडेट के लिए वो बहुत 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 डिसहार्टनिंग मोमेंट हो जाता है। अब मसला ये आता है कि किस लेवल का मामला है, ये सबसे अहम चीज़ है। तो डायग्नोज कराना बहुत ज़रूरी है, और आज के टाइम में तो मुझे लगता है जिस तरह का खान पान है, जिस तरह की लाइफस्टाइल है, इसमें डायग्नोसिस का बहुत अहम रोल है। करेक्ट, क्योंकि डायग्नोज करते हैं आप खुद को तो आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स का पता चलता है, और फिर राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट मिलके वो प्रॉब्लम्स जो बड़ा रूप ले रही हैं वो बड़ा रूप नहीं ले पाती हैं। बच्चों को बेसिक चीज़ों में बाहर होते हुए देखा, नॉकनी की प्रॉब्लम से, एल्बो एंगल की प्रॉब्लम से, DNS की प्रॉब्लम से, इस उम्र में BP की वजह से बच्चों को बाहर होती है। कभी कभी कैंडिडेट्स कहते हैं सर BP उस सिचुएशन में बढ़ गया। भाई देखो, आप आ जाओ उस मेडिकल जो है सिलेक्टर के जगह पे, और जब पैरामीटर वहाँ दिया गया है 130 से 140 और सामने उसको 150 भी दिखाई देगा, कैसे करेगा वो? सही बात। तो ये बड़ी बेसिक सी बात है कि आपको फिट तो होना पड़ेगा, और आप वो पैरामीटर क्रॉस कर रहे हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है। और आज आप जब मेडिकल में इस तरह का पैरामीटर क्रॉस कर रहे हैं, कल तो भाई रगड़ा है। हाँ सर, एकेडमी में तो फिर लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी, मुश्किल है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि उनके लिए भी कितना मेंटल प्रेशर है इस चीज़ को लेकर के। तो मुझे लगता है कि डायग्नोज इज़ द बेस्ट पे। आज बच्चे देख रहे हैं यूरिन इन्फेक्शंस की वजह से जा रहे हैं, SGOT SGPT बच्चों को बढ़ा हुआ उसकी वजह से जा रहे हैं, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से बच्चे चले जा रहे हैं। मानता हूँ कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो कि इलाज के योग्य नहीं हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सही की जा सकती हैं टाइम बीइंग, अगर आपको समय मिल रहा है तो मुझे लगता है कि अगर मेडिकल में भी वो सक्सेस रेट, जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिटन क्वालिफाई करना था UPSC का, आपने मेहनत की, आपने पढ़ाई की, आपने क्वेश्चंस लगाए, तब तो कर पाए। आपने SSB जाना था, आपने जनरल अवेयरनेस, आपने कम्युनिकेशन, आपने पर्सनैलिटी, आपने हर पार्ट पे काम किया एग्जैक्टली, तब जा कर के आप SSB क्रैक कर पाए। तो मुझे लगता है कि मेडिकल भी एक प्रोसीजर है। जाने से पहले अगर आप मेडिकल टेस्ट से गुजरें और प्रॉपर मेडिकल कराते रहें टाइम टू टाइम, तो मुझे लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और एग्जैक्टली वहाँ जाके आप बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि डर इस चीज़ का भी होता है, फर्स्ट टाइम आप मेडिकल में गए, कभी मेडिकल आपने कराया नहीं, तो नर्वस हो जाती है, डर लगता है कि एग्जैक्टली क्या हो जाए, किस चीज़ में हम बाहर हो जाएं। भाई ये डर लेके जाना ही क्यों, तैयार होके जाते हैं। एग्जाम भी था, वहाँ डर से तो नहीं गए आप, SSB में भी आप डर के नहीं गए, तो मेडिकल में क्यों डर के जाना है? इसलिए मुझे लगता है कि प्री मेडिकल अगर करा लें तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी बेहतर होगा जब मेडिकल में जाए। राइट सर, एक लास्ट सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, हालांकि मैं चाहता हूँ थोड़ा लंबा डिस्कशन चले, लेकिन टाइम थोड़ा लिमिटेड है। तो अभी सर NDA 1 2026 हुआ,
और बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सारे हमारे बच्चे भी ऐसे हैं और जो हमें देख रहे हैं वो ऐसे हैं जिनका ये 10+2 एंट्री का लास्ट अटेम्प्ट है सर, और वो जो ड्रीम है एनडीए का वो शायद उनके लिए ये आखिरी मौका है। अब इसको लेके बहुत सारे बच्चे मोटिवेटेड भी हैं लेकिन नर्वस तो ज़रूर हैं क्योंकि अब ये उनका लास्ट अटेम्प्ट है। तो सर उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है, क्या उनको आपके सजेशंस हैं कि वो अभी से डेली बेसिस पे ये चीज़ें करते रहें ताकि हो जाए उनका सिलेक्शन, बाद में भले वो आईएमए या रिस्पेक्टिव एकेडमी चले जाएं बट वो एनडीए का सपना तो उनका अनफुलफिल्ड रह जाएगा। राइट। तो उनके लिए सर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि एनडीए फर्स्ट का एग्ज़ाम 12 अप्रैल को हुआ सर। अमूमन रिजल्ट 15 डेज़ या 15 डेज़ के अंदर आए 2025 में। अगर हम देखें दोनों ही एनडीए फर्स्ट और सेकंड, तो एनडीए फर्स्ट का रिजल्ट 13 डेज़ में आया। यस सर। और एनडीए सेकंड का रिजल्ट 15 डेज़ में आया। इस बार रिजल्ट थोड़ा सा डिले हुआ हल्का सा, क्योंकि अगर हम देखें तो 18 डेज़ से ऊपर हो रहे हैं एग्जैक्टली। तो सबसे पहली चीज़ तो यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में इसको मेंशन कर रखा था कि मई फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट आएगा सर। और इस बार आंसर की भी जनरेट किया यूपीएससी ने सबसे पहले, पहली बार ऐसा। हाँ, और अब बॉयज़ एंड गर्ल्स के सेपरेट रिजल्ट्स भी जनरेट किए जा रहे हैं, तो बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स जल्दी अपडेट हो जाएगा। ऑब्वियसली आपने कहा कि बहुत सारे बच्चों का लास्ट चांस हो जाता है, ये थोड़ा कष्ट का विषय है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट को इस बात पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और स्पेशली आईसीएसई बोर्ड में भी। स्टेट बोर्ड में उतना चिंता का विषय नहीं है, वहाँ चीज़ें मैनेजेबल हैं, बट सीबीएसई और आईसीएसई में बड़ी चिंता का विषय है ये कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से बहुत सारे बच्चों के लास्ट चांस उनका 12th अपीयरिंग एक चांस चला जाता है सितंबर का, और अप्रैल वाला उनका लास्ट चांस के रूप में काउंट हो जाता है। बहुत हुआ तो उनको सितंबर नेक्स्ट मिल जाता है, एक और अटेम्प्ट। ऑब्वियसली लास्ट चांस है, तो मुझे लगता है मैं यही कहूँगा कि ये सबसे बेहतर चांस है। ये चांस ऐसा है जहाँ आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, अपना 100% झोंक देना है पूरी पॉजिटिविटी के साथ। हाँ, ऑब्वियसली एसएसबी के लिए क्या क्या काम करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स में एक्टिवेटेड हैं, ऑब्वियसली उनको ज्वाइन करना है, एकेडमी तैयारी करना है, बट उन्हें लगता है रिजल्ट्स आ ही जाए तो हम स्टार्ट करते हैं। इवन आंसर की आ गया, कट ऑफ वगैरह भी बड़े लेवल मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ इसमें इतना है, इसमें इतना है, तो नो इशू। बट इसके बावजूद एक लगता है कि रिजल्ट आ जाए तभी हम अपने प्रिपरेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नहीं, रिजल्ट आ जाएगा, प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे एकेडमी से, दैट इज़ ओके, बट सेल्फ प्रिपरेशन आपकी उसी दिन स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आप रिटन एग्जाम दे के बाहर आते हैं। यस सर। क्योंकि आपको काम करना अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी जनरल अवेयरनेस पे, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंस स्ट्रीम के बच्चे ज़्यादातर हैं तो उनको उतना ज़्यादा जनरल अवेयरनेस का या नेशनल और इंटरनेशनल इशूज़ का पता नहीं होता है, क्योंकि वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में उलझे हुए होते हैं। तो मुझे लगता है इस समय उस पर सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन पे जितना काम कर सकते हैं, ग्रुप टास्क एंड एक्टिविटी में जितना मल्टीपल वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ख़ुद को कैसे लीड करा रहे हैं उस सिचुएशन में। वो कोई भी घर पे गेम खेल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि इसमें बैठने का टाइम तो बिल्कुल नहीं है। ये समय है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ग्रुप टास्क करें, जिससे कि इनके अंदर उन OLQs का एक बेहतर इन्हांसमेंट मिल सके। और इन सबसे बेहतर ये है कि जितना जल्द से जल्द हो सके एक बेहतर गाइडेंस लें। गाइडेंस कोई भी सोर्स हो सकता है, डिपेंड, और मल्टीपल सोर्स पे ना जाएं क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करता है। और डिजिटल सोर्स तो मैं एग्जैक्टली सजेस्ट करूंगा क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग आइडियाज़ हर तरह से देते हैं आपको। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रियल रहें इसमें, क्योंकि रियल टेस्ट है ये। तो कोई भी गाइडेंस आपको मिल रहा है, किसी ऑफिसर का मिल रहा है, कोई फैमिली में आपके फौजी बैकग्राउंड से हैं ऑफिशियल लेवल पे, कोई एक्सपीरियंस उनका है, तो ऑब्वियसली वो बेहतर गाइडेंस का एक सोर्स हो सकता है। या ऑब्वियसली एक बेहतर एकेडमी का हिस्सा बने जहाँ आपकी एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन हो। बट ये भी ना इंतजार करने के 10 डेज एंड 12 डेज एंड 14 डेज ट्रेनिंग, उसका भी कोई मतलब नहीं होता है। आप जस्ट जाते हैं, जैसे एसएसबी बोर्ड में आप जाते हैं, 5 डे प्रोसीजर फॉलो करते हैं और रिजेक्ट होकर बाहर आ जाते हैं, तो 14 डेज वाला भी वही है। आप वहाँ जाते हैं, एक प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं और चले आते हैं। आप ना कभी फीडबैक्स पाते हैं ना उन फीडबैक्स पे आप काम कर पाते हैं। तो ज़रूरत है कि एक लॉन्गर रन में आप जुड़ें और बेहतर ट्रेनिंग लें, बेहतर गाइडेंस लें, प्रॉपर फीडबैक, मल्टीपल टाइम आप साइकोलॉजी टेस्ट में बैठें और आपकी डोजियर प्रॉपर क्रॉस चेक हो। और आप फीडबैक पाएँ कि टैट बैट SRTHD कहाँ पे आप मिसिंग कर रहे हैं, क्या कमी है, क्या और बेहतर करने की ज़रूरत है। 1 to 1 ध्यान रखिएगा, एवरी कैंडिडेट इज़ अ यूनिक, और इंडिविजुअली सबको देखना बहुत ज़रूरी। ये कोई मास प्रोग्राम नहीं कि एक साथ आप 50 को बैठा दिए, 100 को बैठा दिए और कॉमन प्रवचन आप दे रहे हैं, नहीं। हर कैंडिडेट की एक इंडिविजुअल और यूनिक पर्सनैलिटी है और उसको इंडिविजुअली ही एनालाइज करने का और उसको डेवलप करने का, बेहतर करने का सिस्टम होना चाहिए। आप मॉक इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, मल्टीपल बैठें, क्योंकि एक मॉक इंटरव्यू में आपने एक्सपीरियंस किया क्या कमी थी, क्या चीज़ें हैं, क्या बेहतर करना है। आप GTO टास्क में जा रहे हैं, मल्टीपल टाइम टास्क का हिस्सा बनते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कुछ कमियां थी लास्ट टाइम, इस बार हमारी क्या होगी बेहतर।
तो मुझे लगता है कि ये समय है कि आप इन एक्टिविटीज़, इन टास्क में इन्वॉल्व हों, खुद को देखें आपने क्या किया, फिर उसका एक अच्छा फीडबैक अच्छे व्यक्ति से लें जो कैपेबल हो एक राइट फीडबैक के लिए, और फिर उस पर काम करके टेस्ट में बैठें। तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस आपके श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन का प्रोसेस होगा। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली दे नीड टू डू राइट नाउ। राइट सर। थैंक यू सो मच सर for your precious time. We hope that it would be very helpful for the students, those who are upcoming. और thank you so much to all of you for staying connected with us. Whatever doubts, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी परेशानी है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, पूछिए, और अगर आप चाहते हैं ऐसा कोई और आपके लिए एक और सेशन तो वी विल ऑर्गेनाइज दैट ऑल्सो। तब तक पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। सर आपका भी लास्ट मैसेज बच्चों के लास्ट मैसेज यही देना चाहूँगा कि लाइक बिलीव इन योर सेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद पे भरोसा करिए, और आप सब रियल हीरो हैं। ईश्वर ने सबको परफेक्ट बनाया है, कोई किसी से कम नहीं है, तो खुद से किसी को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में जो हैं बेहतर हैं। हाँ, बट ऑब्वियसली दूसरों से सीखना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, उस चीज़ के लिए भी हमेशा मैं सपोर्ट करता हूँ। तो ये समय खुद को मंथन करने का है, और आप, मैंने फिर से कहा कि आप हीरो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस उस चीज़ को पहचानना है आपको और मेहनत करना है, और आने वाले एसएसबी में बिल्कुल सफलता लेना है। थैंक यू सो मच अगेन, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। जय हिंद सर।